जय भीम। हमारे साथ है राजेंद्र पाल गौतम जी और मिशन जय भीम का तीसरा स्थापना दिवस था और सर तीसरा साल है ये मिशन जय भीम का। एक शानदार कार्यक्रम किया आप लोगों ने। इस वक्त में जो सपना देखा था मिशन जय भीम ने, कितना पूरा कर पाया? निश्चित तौर पे सपना पूरा होगा। जो मिशन जय भीम ने सपना देखा था, एक एक टारगेट जो हमने फिक्स किया था साल दर साल, उसको सफलतापूर्वक हमने अर्जित किया है। और निश्चित तौर पर जो देश के संविधान को बचाने का जो सपना और संकल्प मिशन जय भीम के कार्यकर्ताओं ने लिया है, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सिपाहियों ने लिया है, वो निश्चित तौर पर हम अपना संकल्प पूरा करेंगे किसी भी कीमत पर। केंद्र की सरकार का और आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल का जो सपना है भारत के संविधान को बदलने का, वो किसी कीमत पर हम पूरा नहीं होने देंगे। क्योंकि हम जानते हैं देश का संविधान बचेगा तो देश का लोकतंत्र बचेगा, देश का संविधान बचेगा तो हमारे अधिकार सुरक्षित होंगे। तो सर, अभी जो बयान आया था आर्थिक सलाहकार की परिषद के अध्यक्ष द्वारा, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? मैं समझता हूँ ये प्रायोजित है। ये मंशा देश के प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट की है, उनके संगठनों की है। उसको पूर्ति करने के लिए वो कहीं ना कहीं करंट चेक करते हैं, तो वो हमारे समाज का करंट चेक करना चाहते हैं। लेकिन हम उनको जवाब देना चाहते हैं कि आप करंट क्या चेक कर रहे हैं? आप पूरी ताकत लगा लीजिए किसी भी कीमत पर। भारत के लोग इतने कमजोर नहीं है जो भारत के संविधान को खत्म होने दें। चूंकि हम जानते हैं संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा तो हमारे अधिकार सुरक्षित होंगे। वरना फिर से वही छुआछूत, ऊंच नीच, जातिवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा जो मनुस्मृति वाली स्थिति थी, जिसमें हमें कोई अधिकार ही नहीं था, ना पढ़ने का, ना संपत्ति का, ना व्यापार का। फिर से वो स्थिति आ जाएगी और उसमें फिर हमारी तो आज़ादी खत्म हो जाएगी। सर, मंत्री पद पर रहते हुए और एक पॉलिटिकल फिगर रहते हुए, आपको पानी पीना है तो पी सकते हैं, रहते हुए आंदोलन की बातें लोग कम करते हैं। इवन कि जो लोग आंदोलन में रहते हैं वो भी कुछ देर के लिए पीछे चले जाते हैं। लेकिन आपको जब मंत्री पद मिला उसके बाद आपने आंदोलन को और जोर शोर से शुरू किया, मिशन जय भीम बनाया और उसके लिए आपने मंत्री पद तक को छोड़ दिया। तो इस वक्त में जो सपने आपने देखा था कि मिशन जय भीम के तहत करना है, कहाँ कहाँ बात पहुँचा पाए हैं? देश के कोने कोने में चली गई है, विदेशों में भी चली गई है और सब जगह से इतना ज़बरदस्त समर्थन हमें मिल रहा है। हमें नहीं मिल रहा। मैं तो ये कहूँगा कि लोग बाबा साहेब की विचारधारा को चाहते हैं कि वो बढ़े और वो देश में लागू हो और देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का सिद्धांत लागू हो। उसके लिए लोग एकजुट हो रहे हैं। राजेंद्र गौतम के लिए नहीं हो रहे। राजेंद्र गौतम एक व्यक्ति है, मैं एक छोटा सा बाबा साहेब का सिपाही हूँ, मैं कार्य करता हूँ। तो लोग मेरे लिए इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए। और मैं भी अगर अपने आप को कुर्बान करने को तैयार हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ मैं जो भी कुछ हूँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के वजह से हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं कम से कम कुछ बाबा साहब का कर चुका दूँ और मैं मरते दम तक, मुझे कोई भी कुर्सी मिले ना मिले, क्योंकि कुर्सी टेम्परेरी होती है, आती जाती रहती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बाबा साहब का सपना पूरा हो। जिस वजह से उन्होंने हमारे पढ़ने के रास्ते खोले, हमारे नौकरी के रास्ते खोले, हमारे राजनीति में जाने के रास्ते खोले, हुक्मरान बनने का सपना बनाया, तो उसको पूरा करना अब हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने अकेले ने सब कुछ दे दिया और हम सब लोग मिलके उसको बचा के भी नहीं रख पाए। 70% छिन चुका है, 30% बचा है, हमें वो 70 भी वापस चाहिए। अभी आगे का जो वक्त है 1 साल का, तो उसमें आप लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग पूरे देश के अंदर पहले तो हमने ये तय किया है कि एक तरफ हमारे जो बाबा साहब का सपना था बौद्ध में भारत, उस पर काम करना, लेकिन उसके साथ साथ आज एक और प्रायोरिटी बन गई है 2024 में किसी भी कीमत पर इस तानाशाह सरकार को निस्तेनाबूद करना। क्योंकि ये सबके अधिकार छीन रही है, ये दंगे करवा रही है, ये लोगों में नफरत पैदा कर रही है और नफरत पैदा करने वाले लोगों को केंद्र सरकार के मंत्रीगण अपने शरण देते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनके मुद्दों पर उनका समर्थन करते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि अगर ये उनको इस तरह बढ़ावा मिलता रहा और अगर 24 में फिर से वो लोग आ गए तो निश्चित तौर पर मनुस्मृति आ जाएगी और हम लोग के जो अधिकार पूरी तरह से छिन जाएंगे, फिर से गुलामी लौट आएगी। हम किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि हमारे बच्चे फिर से गुलाम पैदा हों। हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे, करेंगे। ये बात आपको पता होगा, उत्तराखंड के अंदर एक साधु बोल रहा है। तो ये जो नए नए साधु पैदा हुए हैं, ये 2024 के चुनाव के मद्देनजर हुए हैं। तो उनका तो सपना ही है, उनका सपना साकार होता दिख रहा है कि वो जो जिस तरह एक टीचर बच्चों को खड़ा करके एक विशेष धर्म विशेष के बच्चों को बाकी धर्म के लोगों से पिटवा रही है, तो ये समझ लीजिएगा उसका एक आईना है कि आने वाले समय में अगर ये लोग सफल हुए तो उस तरह की घटनाएं और ज़्यादा बढ़ेंगी। यानी कि जहर बोया जा रहा है, जहर बोया जा रहा है और जहर बोएगा तो जहर ही कटेगा। तो देश के लिए इतना खतरा पैदा कर दिया बीजेपी की सरकार ने, उसको जवाब देने का समय आ गया। वरना मैं समझता हूँ देश में कोई सुरक्षित नहीं रहेगा, ना बौद्ध, ना जैन, ना सिख, ना ईसाई और कोई भी धर्म का आदमी। क्योंकि जिस धर्म की वो राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं वहाँ छुआछूत और ऊंच नीच है। उनके धर्म शास्त्रों में मानवता नहीं है, उनके मानव शास्त्र में, उनके शास्त्रों के अंदर न्याय नहीं है।
तो ऐसे अन्याय का जो वातावरण बनेगा उसमें मुझे नहीं लगता कोई सुरक्षित होगा। वो लोग चर्चों पे हमला कर रहे हैं, बाइबल जला रहे हैं, वो लोग मस्जिदों पे हमला कर रहे हैं, वो लोग बौद्ध विहारों पे हमला कर रहे हैं। तो ये क्या है? भारत विविधता को देश है जहाँ अनेकों धर्म अनेकों जाति के लोग रहते हैं। तो ऐसे आप हमले की बात करें, सिन्नू में घटना हुई और तमाम जगहों पे जो एक माहौल अभी चल रहा है, दंगे भड़क गए हैं। नहीं, मैं समझता हूँ ये दंगे अपना आप नहीं हुए, दंगे करवाए गए। कुछ लोग उससे पहले वीडियो जारी करते हैं कि हम वहाँ आ रहे हैं और आप आइए और अब सबक सिखाना है, तो मतलब उसके बाद दंगे हो जाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि प्रशासन कहाँ सोया हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं है प्रशासन संरक्षण दे रहा है या ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहा है? प्रशासन चाहता तो उन लोगों को तुरंत गिरफ्तार करता, पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाता और उन दंगों को होने से रोका जा सकता था। और ऊपर से लोगों के घरों को तोड़ रहे हैं। अरे हमने सुना था, कवि ने लिखा था, लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, फिर भी कुछ लोग तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। लेकिन आज मैं चाहता हूं उसको थोड़ा सा बदल के बोलना, लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, लेकिन आज की सरकारें तरस नहीं खाती बुलडोजर चलाकर लोगों के घर गिराने में। तो देश पर, संविधान पर, आम लोगों के भाईचारे पे, सब कुछ पे खतरा है। निश्चित तौर पर खतरा है। ये कोई अच्छा समय नहीं है, बेहद खतरनाक समय है, बहुत ही दर्दनाक समय है, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और इससे बचाने की जिम्मेदारी पूरे देश के लोगों की है। जो भी मानवता पसंद लोग हैं, जो न्याय में भरोसा करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों, उनको सबको मिलकर भारत के संविधान को बचाना होगा, भारत को बचाना होगा। वरना जो केंद्र में सरकार है वो पूरे देश को तोड़ने वाली है, वो साजिश कामयाब करने की पूरी कोशिश कर रही है। अब मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, क्या आपने कभी भी इनको दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की आवाज़ उठाते देखा है? उनके उत्पीड़न के खिलाफ कभी बोलते देखा है? फिर क्यों दलितों के बच्चे, आदिवासियों के बच्चे, पिछड़ों के बच्चे उनके धर्म को बचाने के ठेके ले रखे हैं? सारे उनकी धार्मिक जुलूसों में तलवारें लहराते हुए जाते हैं, दंगों में इस्तेमाल हमारे बच्चों का होता है। तो हमें अपने बच्चों को ऐसे धार्मिक जुलूसों में जाने से रोकना होगा, कावड़ लेने जाने से रोकना होगा। हमें अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपनी बहन बेटी को, अपने बच्चों को, कथावाचकों को सुनने से जाने से रोकना होगा। हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को एक एक घर तक पहुंचाना होगा। तभी मैं समझता हूं देश का संविधान बचाने में हम कामयाब होंगे और देश को भी एकजुट रखने में हम लोग कामयाब होंगे। ये बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे राजेंद्र पाल गौतम जी, जो तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं, जो व्यवस्था है, जैसी राजनीति चल रही है उस पर, जो कि निश्चित तौर पे इस समय है वो एक जो बहुजन समाज है खास उसके लिए काफ़ी चुनौती है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ अशोक दास।